हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राज्य स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन देख चुके थे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं उसके सिद्धांत के बारे में। इससे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब इसके बारे में जानने से हमको 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मतलब इसमें से एक ना एक ऑब्जेक्टिव तो 2, 1 या 2 तो आता ही आता है। सारा देखने वाले हैं। पहले इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। मतलब कार्ल मार्क्स के उसका जीवनी क्या था, उसका क्या क्या सिद्धांत था, या बोलेगा क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि कार्ल मार्क्स के बारे में बताए कि कार्ल मार्क्स के बारे में, उसके जीवनी के बारे में या उसके सिद्धांतों के बारे में बताए। तो ये सारे चीज़ एक ही क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्या पूछा गया है, मतलब क्या क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन ही यही है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। और देख रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब इसमें 150 शब्दों में कह रहा है, तो इसके जितना लिखेंगे उतना अधिक मार्क्स मिलेगा। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है ना कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत के बारे में लिखे। हमने इसने ये अब ये देख रहे हैं। इसके बाद हमने रूस के बारे में जान ही चुके थे। उसके बाद रूसीकरण प्रभाव के बारे में, रूसीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डाले, ये रूसीकरण नीति, ये चारों देख चुके थे। इसके बाद साम्यवाद भी देख चुके थे। नई आर्थिक नीति हम लोग देख लेंगे अगला वीडियो में। इसमें हम लोग देख लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो देख चुके, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। मतलब जर्मनी में एक यहूदी यहूदी जैसे अपने सब हिंदू धर्म होते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब होता है, उसी तरह एक धर्म होता है, उसका क्या नाम है, यहूदी। यहूदी परिवार में जन्म हुआ, जिसका आइंस्टीन भी यहूदी परिवार से ही था। जो अभी मतलब ज़्यादातर यहूदी कहाँ पाया जाता है, इजराइल में पाया जाता है। इजराइल में ज़्यादातर यहूदी है। तो क्या है कि कार्ल मार्क्स ने इतना ईस्वी, इसका जन्म कब हुआ था। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। ये कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये 2 तरह से पूछ सकता है, या तो कहाँ हुआ था या कितना ईस्वी को हुआ था। तो देख लिया हम लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मार्क्स ने हाई स्कूल की परीक्षा, मतलब उसके जीवनी के बारे में बताना है, तो उसके हम स्टार्टिंग से चलेंगे। जैसे आपके बारे में मान के चले, आप 12th करके मतलब 10वां करके या किसी कॉलेज में जाएंगे, या तो इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक में या इंटर करके जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलेगा देने के लिए। तो उसमें आप अपना नाम, फादर का नाम, उसके बाद और ज़्यादा नहीं बोल सकते। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि मतलब ये नहीं कि परिवार का ही पूरा बोलते रहे। उसके बाद हम अपना चल जाएंगे, क्या अपना मतलब क्या क्या किए हैं, मतलब कहाँ से हम हाई स्कूल का किए, कहाँ से 10+2 किए, अब क्या कर रहे हैं, वो सारा चीज़ बताना होता है। तो उसी तरह इसकी जीवनी के बारे में हम बता रहे हैं। तो उसका हम देखते हैं कि वो कहाँ से अपना पढ़ाई भी किया था। तो कार्ल मार्क्स ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से की थी, ट्रियर से की थी। मतलब वहाँ पे एक जगह का नाम था ट्रियर, वहीं पे किया था उसने हाई स्कूल परीक्षा। बाद में उसने शिक्षा उच्च शिक्षा बॉन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। मतलब हाई स्कूल के बाद क्या होता है कि इंटर का परीक्षा होता है या बीए सब करना होता है, ग्रेजुएशन करना होता है। तो वो सारा चीज़ कहाँ से किया उसने, बॉन बॉन विश्वविद्यालय से की। वह अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र में ग्रेजुएट था। किसमें, विधि शास्त्र में ग्रेजुएट था। विधि शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, न्याय शास्त्र भी बोला जाता है। विधि शास्त्र का मतलब क्या होता है, विधि का सिद्धांत। विधि का सिद्धांत बोलिए, या जो कानून बनाता है, जो कानून बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, हम विधि शास्त्र बोलते हैं। तो क्लियर है। उन्हें कहाँ से, बॉन से विधि शास्त्र में ग्रेजुएट था। बाद में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उससे हायर एजुकेशन के लिए कहाँ लिया, बर्लिन विश्वविद्यालय में उसने दाखिला लिया, जहाँ उसकी मुलाकात एक दोस्त से हुआ जिसका नाम था हीगल। हीगल नामक एक व्यक्ति से हुआ जो उसे दोस्त बनाया था। सन 1843 ईस्वी में उसका विवाह जेनी नामक युवती से हुआ था। मतलब 1843 ईस्वी में उसने शादी कर ली, और उस लड़की का नाम क्या था, जेनी नाम था, जो उसे वह पहले से जानता था। इसका मतलब क्या, वो यानी कि लव मैरिज होगा। मतलब वो पहले से जानते थे उस लड़की को, उसी से उसने शादी किया, जो जिसका नाम क्या था, जैनी नाम था। कार्ल मार्क्स की रुचि राजनीतिक और समाज सुधार की ओर अग्रसर होने लगी। मतलब कार्ल मार्क्स ने देखा कि
कानून की पढ़ाई करने के बाद मतलब न्याय शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उसके कहाँ किस में, राजनीतिक में रुचि और समाज सुधार में बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे सामाजिक में देखते हैं कोई छुआछूत की भावना या ऊंच नीच बहुत सारा चीज़ ऐसे होते हैं, तो उस सब कार्य में उसको बहुत ज़्यादा वो अग्रसर होने लगे, अपना योगदान देने लगे। मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया। दो मतलब राजनीतिक और समाज सुधारक थे जिसका नाम क्या था, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के सिद्धांत, तो मतलब उसके विचारों का क्या किया उसने अध्ययन किया, गहन अध्ययन कि जैसे अभी हम ही लोग किसी के मतलब जैसे किसकी जैसे विवेकानंद का विचार का अध्ययन करते हैं, चाणक्य की क्या क्या नीति थे वे सब पढ़ते थे, उसी तरह उसने मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार का अध्ययन किया। मार्क्स ने श्रमिकों के कष्ट मतलब जो मजदूर वर्ग होते हैं उसका कष्ट और उनकी कार्य दशा का गहन मतलब का उसके मतलब रहन सहन जो कार्य करने की जो उसकी दशा थे उस पर गहन विचार किया। कार्ल मार्क्स एंगल्स के विचार से प्रभावित था। एंगल्स के मतलब उसका जो दोस्त था उसके विचार से भी वह प्रभावित था, मतलब वो भी उसी के विचारधारा के मतलब मिलता जुलता विचार था। दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कर दी। मतलब साम्यवादी का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब सबके लिए होता है, मतलब पूरे समाज के लिए, तो उसने पूरे समाज के लिए एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया सन 1848 ईस्वी में। उस साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। जो उसको मतलब लग रहा था मतलब समाज में कैसे सुधार होना चाहिए, कैसे राजनीतिक होना चाहिए, उस विचारों को उसने उसमें लिखा था, स्पष्ट किया था। कार्ल मार्क्स ने प्रसिद्ध पुस्तक मतलब एक तो वो लिखी थी घोषणा पत्र, उसके बाद एक उसने कई सारे पुस्तकें लिखी, लेकिन उसका एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध था जिसका नाम क्या था, दास कैपिटल। उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना किया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे भी फ्रेम होता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। या मतलब कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन में रहेगा तो लिख दे देंगे, यदि दास कैपिटल रहेगा दास कैपिटल मार देंगे। ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि दास कैपिटल नामक मतलब पुस्तक की रचना किसने की थी, क्या कौन किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत है, उसी में उसने क्या किया था, 5 अपना सिद्धांत दिया था, मतलब अपना कथन कहा था, मतलब क्या क्या कहा था, चलिए देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि मार्क्स, इसका अर्थ होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है क्या कि मार्क्स का दर्शन मतलब कार्ल मार्क्स का दर्शन मतलब वो जो सारे चीज़ जो बताया उसी सब का जो विवरण करते वही उसका मतलब मेन क्या था, पहला उसका पॉइंट था। इसका मतलब उसने कहा था कि मार्क्स हेगल का मानना था कि क्या उसी सिद्धांत से स्पष्ट होता है। कार्ल मार्क्स और हेगल्स का मानना था कि विरोधी तत्व मतलब आपके जो विरोध में है वो यदि आपको सम्मान दे रहा तो वह क्या है कि वह मतलब उसका मतलब क्या है कि यदि आपके संघर्ष द्वारा सत्यापित किया गया मतलब वह सत्य है। उसके बाद क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मतलब समाज में किस तरह से वर्ग, कौन कौन से वर्ग रहते हैं और कैसे संघर्ष करते हैं, वे सारी चीज़ जैसे मध्यम वर्ग हो गया, उच्च वर्ग हो गया और निम्न वर्ग हो गया, तो ये सब का मतलब संघर्ष, कौन कैसे संघर्ष करके जीता, वो सारी चीज़ें उसने सेकेंड से अपना पॉइंट में लिखा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था मतलब इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था मतलब कैसे इतिहास मतलब चला आ रहा है, कैसे चलता आ रहा है, वो सारा चीज़ उसने उसमें मतलब इतिहास के भी लिखा था, मतलब उसके क्या कैसे रचनात्मक हुए, ये सारी चीज़ें उसने थर्ड पॉइंट में वही सारे अपनी बातें रखे थे। उसके बाद चौथा पॉइंट, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य मतलब किसी भी वस्तु या कोई चीज़ का कितना मूल्य होना चाहिए और उस पर कितना अतिरिक्त मूल्य लिया जा रहा है, उस सब के प्रति जो जागरूक होता है वह मतलब वह भी उस पॉइंट में मतलब चौथा पॉइंट में उसने लिखा था कि नहीं, जैसे आप ही अपने सब का क्या होता है, कोई चीज़ पे रहता है, पहले प्रचार आता था जागो ग्राहक जागो जागो इंडिया, ये सब क्या होता है कि ग्राहक को जगाने के लिए मतलब कि उस पर के कोई वस्तु का कितना मूल्य प्राइस रहता है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसी के जागरूक करने के लिए होती थी ये प्रचारित। तो उसने अपने पुस्तक में भी उस समय लिखा था कि किसी भी मूल्य और उसके अतिरिक्त मूल्य से कैसे पता करेंगे, कैसे क्या है, वो सारे विवरण उसने एक पॉइंट में लिखा था। उसके बाद क्या है कि राजविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना, और पांचवा पॉइंट उसने दिया था, पांचवा तर्ज दिया था उसने
कि राजविहीन मतलब छोटे छोटे राज में बांटना नहीं होना चाहिए, बांटा नहीं होना चाहिए। मतलब राजविहीन मतलब एक एक बड़ा साम्राज्य होना चाहिए, एक बड़ा देश होना चाहिए। जैसे जर्मनी है तो जर्मनी ही रहना चाहिए, इंडिया है तो पूरा इंडिया ही रहना चाहिए, छोटे छोटे प्रांत नहीं होना चाहिए। और वर्ग विहीन समाज मतलब ये इस वर्ग का है, ये काम वो नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता। ये उच्च वर्ग का है तो ये काम वो नहीं कर सकता, ये वहाँ नहीं जा सकता। ये सब सारी चीज़ों को वो लिखा हुआ था कि मतलब वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। ऐसी समाज नहीं होना चाहिए जिसमें वर्गों मतलब आदमी को कई वर्गों में बांट दे, छोटे वर्ग, बड़े वर्ग और उच्च वर्ग। तो वो ऐसी इस सब के विरोध में था। मतलब वो समाजवादी का था, मतलब पालन करता था और समाज के प्रति अपना जागरूकता फैलाने का भी काम करता था। तो वो ये सारी भावनाएं उसमें मतलब ये सारे उसको पॉइंट लगा कि मतलब ये सारे होने चाहिए, सुधार होना चाहिए। मतलब राजविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स के बारे में इतना यदि हम लिख देंगे तो कितना भी मार्क के लिए सफिशियंट है। वो 150 शब्दों में पूछ रहा था तो 150 शब्द से लगभग ज़्यादा ही है। तो और 2 नंबर में पूछेगा तो हम यदि उसका जीवनीय सिद्धांत पूछेगा तो हम इतना पे ही रोक सकते हैं। 2 या 3 नंबर का रहेगा, यदि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो हम पूरा लिखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसका एक और क्वेश्चन रह गया, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम होगा सारे हम देखने वाले हैं।